नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। स्कूल में मिड डे मील खाने से बच्चों का फूड पॉइजनिंग। पश्चिमी सिंहभूम में 6 साल की बच्ची की मौत तो वहीं 20 बीमार। जी हां, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जेटैया पंचायत स्थित नया गांव में स्कूली बच्चों को मिड डे मील खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो गई। इस घटना में 6 वर्षीय आयुषी गोप की मौत हो गई। घटना गुरुवार की है। बच्चों ने प्राथमिक विद्यालय नया गांव उड़िया स्कूल में मिड डे मील बने दाल, चावल और आलू की सब्जी खाई थी। बता दें कि भोजन करने के कुछ समय बाद ही बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 7 बच्चों को जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। यहां डॉक्टर ब्रज मोहन हेस की देखरेख में बच्चों का इलाज चल रहा और सभी को सलाइन दिया जा रहा है। एक बच्चे की स्थिति गंभीर होने पर उसे चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कुछ बच्चे चंपुआ के निजी अस्पताल में भर्ती हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार करीब 20 बच्चे इस फूड पॉइजनिंग की चपेट में आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड में हाथी का उत्पात, 4 लोगों की ली जान। गुमला और सिमडेगा में 2-2 लोगों को कुचला तो वहीं दशत में जी रहे हैं ग्रामीण। जी हां, झारखंड में शुक्रवार को एक हाथी का उत्पात देखने को मिला। झुंड से बिछड़े हाथी ने गुमला और सिमडेगा में 2-2 लोगों को कुचलकर मार डाला। ग्रामीण के अनुसार 2 घटनाओं में एक ही हाथी शामिल है। इधर इस घटना के बाद ग्रामीण दशत में है और हाथी को सुरक्षित जोन में स्थानांतरित करने की मांग की जा रही है। मृतकों की पहचान गुमला के पालकोट निवासी क्रिस्टोफर एक्का 60 वर्ष, हेमवती देवी 35 वर्ष और सिमडेगा की रहने वाली बानो थाना क्षेत्र निवासी सिबेरिया लुगुनवा विकास औदार के रूप में की गई है। गुमला में 2 लोगों को हाथी ने जख्मी भी कर दिया है। उनका इलाज जारी है। सचिवालय लगातार 5 दिन रहेगा बंद। जी हां, झारखंड सरकार के सचिवालय लगातार 5 दिन तक बंद रहेंगे। वहीं क्षेत्रीय कार्यालयों में भी 4 दिन की छुट्टी रहेगी। बता दो कि सचिवालय में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक छुट्टी रहती है। सोमवार को ईद की एनआई एक्ट के तहत छुट्टी है, जबकि एनआई एक्ट के तहत छुट्टी के कारण इस दिन राज्य सरकार के सचिवालय, सभी कार्यालय और राज्य में अव्यवस्थित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और बैंक भी बंद रहेंगे। बता दो कि फिर मंगलवार को एनआई एक्ट के तहत ही सरूल की छुट्टी है। इस कारण भी सचिवालय, राज्य सरकार के क्षेत्र कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और बैंक बंद रहेंगे। उसके बाद मंगलवार को राज्य सरकार ने कार्यपालक आदेश के तहत सरूल की छुट्टी घोषित कर रखी है। इस कारण मंगलवार को भी सचिवालय और राज्य सरकार के अन्य कार्यालय तथा स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बता दो कि केवल शनिवार को राज्य सरकार के क्षेत्र कार्यालय खुले रहेंगे। वैसे वित्त वर्ष की साप्ताहिक तथा 31 मार्च को देखते हुए कुछ विभाग और क्षेत्र कार्यालयों को विशेष परिस्थिति में खोला जा सकता है। किसानों को किफायती दरों पर मिलेगी खाद। सरकार देगी 37,216 करोड़ रुपए की सब्सिडी। जी हां, किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने खरीफ सत्र 2025 अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 के लिए फास्फेट और पोटास आधारित उर्वरकों पर 37,216 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। यह कदम उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रण में रखने और किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। आपको बता दूं कि केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा है कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत उर्वरकों पर सब्सिडी दरें तय की गई है। इस फैसले से किसानों को डीएपी और अन्य पीएनके उर्वरक सस्ते दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार ने डीएपी की खुदरा कीमतों को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने का निर्णय लिया है ताकि किसानों को बढ़ती लागत का सामना न करना पड़े। और वहीं सरकार ने 28 ग्रेड के पीएनके उर्वरकों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने की घोषणा की है। उर्वरक कंपनियों को निर्धारित सब्सिडी दरों के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे खाद की कीमतें नियंत्रण रख सके और किसानों को उचित दरों पर उर्वरक उपलब्ध करा सके। रिमिक्स फॉल में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत। रांची के थे रहने वाले। जी हां, जिले के प्रसिद्ध रिमिक्स वाटरफॉल में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई अपने 8 दोस्तों के साथ रिमिक्स फॉल घूमने गए थे। इसी दौरान नहाने के लिए वे झरने के पास चले गए, जहां तेज बहाव के कारण वे डूब गए। दोनों मृतकों की पहचान 16 वर्षीय शुभम कुमार सिंह और 13 वर्षीय राजकुमार सिंह के रूप में की गई है। दोनों सगे भाई थे और रांची के कोकर स्थित अयोध्यापुरी के रहने वाले थे। बता दूं कि उनके पिता संजय कुमार सिंह रांची में एक अखबार में काम करते हैं। बता दूं कि रिमिक्स फॉल मारंग हादा
थाना क्षेत्र स्थित दसम वाटरफॉल क्षेत्र से सटा हुआ है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। जानकारी के अनुसार रांची जिले के 8 युवक एक ही कार में घूमने के लिए रिमिक्स वाटरफॉल पहुंचे थे। सभी युवक दोपहर में फॉल के पास नहा रहे थे। इसी दौरान शुभम और राज नदी की तेज धारा में बह गए और गहरे पानी में चले गए। उनके साथ गए अन्य युवकों ने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद राजकुमार को बाहर निकालकर बुंडू के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुभम कुमार सिंह का शव चट्टान के बीच फंसा हुआ था। उसे बाहर निकालने में ग्रामीणों को 3.5 घंटे लग गए थे। क्रेडिट कार्ड अपडेट के नाम पर साइबर ठगी, जामताड़ा में 3 आरोपी गिरफ्तार, 50,000 नगद समेत लैपटॉप मोबाइल बरामद। जी हां, जामताड़ा पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दूं कि डीएसपी चंद्रशेखर के अनुसार पुलिस अध्यक्ष को मिली गुप्त सूचना पर करमाटांड़ बस्ती में छापेमारी की गई। पुलिस निरीक्षक चंद्रमणि भारती के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में राहिल अंसारी के घर के पास से तीनों आरोपियों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में राहिल अंसारी 25 वर्ष, अप्याज अंसारी 25 वर्ष और मोहम्मद साकिब अंसारी 27 वर्ष शामिल है। तीनों करमाटांड़ बस्ती के रहने वाले हैं। बता दूं कि आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, 1 टैब और 3 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। इसके अलावा 1 लैपटॉप, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, 50,000 नगद, 1 बाइक और 1 स्कॉर्पियो भी जब्त की गई है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक यह गिरोह कस्टमर केयर और क्रेडिट डेबिट कार्ड अपडेट के बहाने लोगों से ठगी करता था। आरोपी स्क्रीनिंग शेयर ऐप के जरिए लोगों के खातों से पैसे निकाल लेते थे। गिरोह का कार्यक्षेत्र आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब में था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जामताड़ा साइबर अपराध थाना में मामला दर्ज करा दिया है। तीनों को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। हजारीबाग हिंसा के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस, रामनवमी पर 5,000 सुरक्षा बल होंगे तैनात, चप्पे चप्पे पर होगी नजर। जहां रामनवमी के कार्यक्रमों का आगाज हो चुका है। हजारीबाग में मंगला जुलूस में हिंसा कर असामाजिक तत्वों में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई थी, जिसमें 2 गुटों की ओर एक दूसरे पर पथराव भी किया गया था। इस घटना के बाद हजारीबाग जिला प्रशासन काफी गंभीर है। वैसे असामाजिक तत्व जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, उन्हें चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। बता दूं कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वीडियो और फोटोग्राफ के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि कई संदिग्ध पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। 2 दिनों के अंदर उन सभी की गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। बता दूं कि हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे लोगों को चिन्हित करके जेल भेजा जाएगा। हजारीबाग में 5 ऐसे संदिग्ध जो शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं, उन्हें जिला बदर का नोटिस देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि हजारीबाग एसपी ने कहा कि रामनवमी को लेकर इस वर्ष लगभग 5,000 अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। पूरे हजारीबाग में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे। स्पेशल ब्रांच के अलावा कई अन्य एजेंसियों को भी सक्रिय कर दिया गया है, जो अभी से ही सूचना संकल्प कर विभाग को जानकारी दे रहे हैं। और वहीं हजारीबाग एसपी ने कहा कि ड्रोन के जरिए विभिन्न घर के छत पर नजर रखी जा रही है। किसी के घर के छत पर ईंट या संदेहास्पद सामान नजर आया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। मानव तस्करी के शिकार 25 नाबालिग बच्चों को करा गया मुक्त, सीएम हेमंत सोरेन के आदेश पर हुई कार्रवाई। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मानव तस्करी के शिकार बच्चों को लगातार मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वासित किया जा रहा है। बता दो, इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र नई दिल्ली द्वारा मानव तस्करी के शिकार 25 नाबालिग बच्चों को पुनर्वासित किया गया है। बता दो कि इन सभी बच्चों की उम्र 12 से 17 वर्ष के बीच है। इनमें से अधिकतम बच्चों को एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र द्वारा दिल्ली पुलिस एवं स्थानीय एनजीओ के सहयोग से दिल्ली एवं अन्य राज्यों के विभिन्न स्थानों से रेस्क्यू किया गया है। बता दो कि एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र नई दिल्ली की नोडल पदाधिकारी नचिकेता के अनुसार साहिबगंज जिला के 2 मानव तस्कर पूनम मरांडी एवं ईश्वर तुरी को पकड़ने के दौरान उनके द्वारा बताए गए बच्चों से संबंधित सूचना के आधार पर इन सभी बच्चों को दिल्ली एवं दिल्ली के आसपास के राज्यों से छुड़ाया गया है। आपको बता दें कि इसमें एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र में कार्यरत राहुल सिंह एवं निर्मला खालको की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बच्चे गुरुवार को सुरक्षित खूंटी के सीडीपीओ अल्ताफ खान एवं साहिबगंज की सीडीपीओ पूनम कुमारी के नेतृत्व में रांची लाए गए हैं।
बीजेपी ने दी झारखंड में योगी मॉडल अपनाने की सलाह, झामुमो ने याद दिलाए उसके वक्त के अपराध। जी हां, राजधानी रांची में हाल ही के दिनों में बढ़ रही अपराध की घटना को देखते हुए बीजेपी ने झारखंड में योगी मॉडल अपनाने की सलाह सरकार को दी है। पिछले दिनों हुई आपराधिक घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि आखिरकार पुलिस कर क्या रही है। वहीं अनिल महतो उर्फ टाइगर की हत्या से अभी पुलिस उबर ही नहीं पाई थी कि पांड्रा में कारोबारी और आशु नेता की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस की बेचैनी बढ़ा दी गई है। राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता की लगातार हो रही हत्या पर बीजेपी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि अपराधियों पर पुलिस का खौफ समाप्त हो चुका है। यही वजह है कि एक के बाद एक घटना हो रही है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि पुलिस को अपराधी तत्वों पर, खासकर जो बेल पर जेल से बाहर निकलते हैं, वैसे लोगों पर निगरानी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता के बीच अब चर्चा होने लगी है कि योगी मॉडल अपनाया जाए, मगर सरकार या मुख्यमंत्री इसे नहीं अपनाएंगे और जनता ऐसे ही दशत में जीने को मजबूर हो जाएंगी। केवल ये सरकारी कर्मचारी ही ले सकते हैं स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। जी हां, झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किया है। यह 1 मार्च 2025 से ही प्रभावी है। बता दें कि इस योजना के उद्देश्य राज्य के सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत सभी पंजीकृत लाभार्थियों को निःशुल्क या रियायती दरों पर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। बता दें कि पंजीकृत सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। इसके लाभुकों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी। बता दूं, ऐसे अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस आलेख में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस बीमा योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मिलेगा जिन्होंने योजना के तहत पंजीकरण कराया है। पंजीकरण के दौरान सभी आश्रितों का कार्ड बनवाना अनिवार्य है, नहीं तो इसका लाभ आप नहीं उठा सकते हैं। और वहीं आपको बता दूं कि सरकारी कर्मियों के अलावा कौन कौन हो सकते हैं इस योजना में शामिल। तो बता दूं कि सरकारी कर्मी के पति या पत्नी, बेरोजगार पुत्र जिसकी आयु 25 वर्ष या कम हो, वो भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। और वहीं पुत्र जो अविवाहित हो, विधवा या पति द्वारा छोड़ दी गई हो, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और वहीं नाबालिग भाई भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अविवाहित बहन भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आश्रित के माता पिता को भी इस योजना का लाभ मिलेगा अगर वे पेंशनर हैं और उनकी मासिक पेंशन एवं महंगाई भत्ता मिलाकर 9,000 रुपये से कम है तो वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और वहीं दिव्यांग आश्रित भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बेलगाम निजी स्कूलों पर होगी कार्यवाही, मनमानी फीस वसूली की शिकायत करें अभिभावक। जी हां, अप्रैल माह शुरू होते ही निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों की परेशानी बढ़ जाती है। वजह बनता है निजी स्कूलों द्वारा अलग अलग मद में मनमाने ढंग से की गई फीस की बढ़ोतरी। बता दूं कि किसी स्कूल में डेवलपमेंट चार्ज लगाया जाता है तो किसी में बिल्डिंग फंड या फिर रीएडमिशन के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। किताब, कॉपी और ड्रेस किस दुकान से लेना है यह भी स्कूल वाले ही तय करते हैं। डीजल के दर में बढ़ोतरी न होने के बावजूद हर साल स्कूल बस का भाड़ा बढ़ाए जाने से भी अभिभावक त्रस्त हैं। पिछले दिनों बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक रागिनी सिंह और प्रदीप प्रसाद द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी से जुड़े सवाल उठाए जाने पर राज्य सरकार रेस हो गए हैं। घाट से रांची पहुंचते बालू 5,000 से 45,000 रुपये पार, ब्लैक मार्केटिंग कर जनता से भारी वसूली, बाबूलाल मरांडी। जी हां, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा राज्य में बालू के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बालू के लिए आम जनता की जेब से मनमानी कीमत वसूली जा रही है। रांची में निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाला बालू प्राय सिल्ली, बुंडू और सोनाहातू से लाया जाता है। जब बालू घाट से निकलता है तो उसकी कीमत लगभग 5,000 रुपये होती है, लेकिन रांची पहुंचते पहुंचे इसका दाम 45,000 रुपये के पार चला जाता है। 60 किलोमीटर की दूरी में कीमत में 9 गुना इजाफा कोई संयोग नहीं बल्कि एक संगठित अवैध कारोबार का नतीजा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री, खनन माफिया, ट्रांसपोर्टर, अधिकारी और दलालों का गांठ जोड़ शामिल है। बालूघाट पर अवैध एंट्री, परिवहन के दौरान अवैध पासिंग और ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से आम जनता से भारी रकम वसूली जाती है।